Welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 3rd September 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of August 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we'll cover from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is regarding question hour in the parliament, and this topic is important from our syllabus paper 3 Indian polity point of view. So सबसे पहले देखते हैं कि पार्लियामेंट में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनके लिए टाइम किस तरह से अलॉटेड हैं. सो पार्लियामेंट सेशन स्टार्ट्स एट 11 AM और जो पहला घंटा होता है फ्रॉम 11 AM टू 12 नून उसको हम कहते हैं क्वेश्चन आवर. इस क्वेश्चन आवर में सवाल पूछे जाते हैं. खासकर लेजिस्लेचर जो होते हैं, जो भी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो सवाल पूछते हैं. एंड जनरली दीज क्वेश्चंस आर आस्क्ड टू द मिनिस्टर्स, क्योंकि आपको पता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो हमारे देश में फॉलो की जाती है उसमें द मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर इज़ आंसरेबल एंड अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर. तो अकाउंटेबिलिटी बनाने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट सिस्टम लाया गया है वो है क्वेश्चन आवर, जिसमें हमारे लेजिस्लेचर सवाल पूछते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव से इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर. तो अलग अलग मिनिस्टर्स हैं, अलग अलग फील्ड में. मान लो कोल से रिलेटेड कोई सवाल पूछना है तो कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इनसे सवाल पूछ सकता है, कोल मिनिस्टर से. तो इस तरीके से क्वेश्चन आवर में सवाल पूछे जाते हैं और इन ऑर्डर टू मेक द एग्जीक्यूटिव्स अकाउंटेबल. 3 तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन आवर में. वन इज़ नोन एज स्टार्ड क्वेश्चन, इसमें ओरल आंसर देना होता है और इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. मतलब अगर आपने कुछ जवाब दिया, मिनिस्टर ने कुछ जवाब दिया, तो जिसने भी लेजिस्लेचर ने सवाल पूछा है अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकता है और एडिशनल क्वेश्चन भी पूछ सकता है. लेकिन स्टार्ड क्वेश्चन पूछने के लिए कम से कम 15 दिन का एडवांस नोटिस देना होता है. तो स्पीकर के पास एक रिक्वेस्ट जमा करना होता है लोकसभा के अंदर और चेयरमैन के पास राज्यसभा के अंदर. 15 दिन एडवांस में नोटिफिकेशन देने के बाद ही स्टार्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है. वैसे ही 15 दिन के नोटिस के बाद अनस्टार्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन अनस्टार्ड क्वेश्चन में द आंसर इज़ गिवन इन रिटन फॉर्म and the supplementary question cannot be asked in unstarred question. उसके अलग होता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन. शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन आर दोज क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड बाय गिविंग नोटिस ऑफ लेस दैन 10 days एंड दीज आंसर्स आर ऑल्सो गिवन ओरली. शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन. तो ये है क्वेश्चन आर 11 बजे से लेकर के 12 नून तक. उसके बाद 12 नून टू 1 PM को हम कहते हैं 0 hour. 0 hour में कैसा है कि सवाल पूछे जाते हैं लेकिन इन सवालों के लिए कोई पहले से नोटिस नहीं दिया जाता है. मतलब ये थोड़ा इनफॉर्मल सेशन है. एक बार क्वेश्चन आवर ख़त्म हो गया, क्वेश्चन आवर काफ़ी फॉर्मल तरीके से चलता है. उसके बाद इनफॉर्मल तरीके से मान लो किसी लेजिस्लेचर को सवाल पूछना है, आपके यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, लोकसभा के मेंबर हैं, उनको सवाल पूछना है कि मेरे कामरूप मेट्रो में ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आप बताइए इसके लिए क्या किया जा सकता है. तो ये थोड़ा इनफॉर्मल नेचर का है. इसमें सवाल पूछे जाते हैं विदाउट गिविंग एनी एडवांस नोटिस और इसमें एग्जीक्यूटिव्स चाहें तो जवाब दे सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं भी दे सकते हैं. अब 0 hour के बारे में आपको ध्यान रखना है दैट इट हैज़ नॉट बीन डिफाइंड एनीवेयर. ऐसा नहीं है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है या पार्लियामेंट के रूल बुक में लिखा हुआ है कि देयर विल बी 0 hour. अगर ओरिजिनली आप देखो तो 11 से 12 बजे तक का क्वेश्चन आवर था, फिर 12 से लेकर के 2 PM तक का रिसेस टाइम था, ब्रेक टाइम था. लेकिन फिर धीरे धीरे इनफॉर्मली ये सेशन स्टार्ट हो गया 12 to 1 PM तक का 0 hour जिसको कहते हैं, जिसमें इनफॉर्मल तरीके से सवाल पूछे जाने लगे. सो दिस इज़ नॉट डिफाइंड एनीवेयर नाइदर इन द कॉन्स्टिट्यूशन नॉर इन द रूल बुक ऑफ द पार्लियामेंट. इट इज़ इंडियन इनोवेशन. इंडियन पार्लियामेंट में धीरे धीरे ऑर्गेनिक तरीके से स्टार्ट हो गया. सो दिस इज़ 0 hour. 1 से 2 बजे तक का जो टाइम होता है दैट इज़ लंच आवर और फिर 2 बजे से जनरल बिजनेस स्टार्ट होता है. जनरल बिजनेस क्या होता है हमारे पार्लियामेंट का आप सब जानते हैं, किसी भी इंपॉर्टेंट रिजोल्यूशन पर डिस्कस करना, किसी भी इंपॉर्टेंट बिल को पास करना. तो ये जो जनरल बिजनेस आवर्स होते हैं, इट फॉर लोकसभा इट इज़ फ्रॉम 2 PM टू 6 PM वाइल फॉर राज्यसभा इट इज़ फ्रॉम 2 PM टू 5 PM. तो इस तरह से हमारा पार्लियामेंट का टाइम अलॉटेड है फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़. अब करंट न्यूज़ देखते हैं. तो देखो मॉनसून सेशन वैसे भी कोविड-19 के कारण काफ़ी टाइम से डिले हो गया था, लेकिन अब
मॉनसून सेशन बुलाया जा रहा है। मॉनसून सेशन काफ़ी छोटे समय के लिए बुलाया जाएगा, राइट फ्रॉम 14 सितंबर टू 1 अक्टूबर मॉनसून सेशन बुलाया जाएगा। और इस मॉनसून सेशन में भी कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए कई सारे प्रिकॉशंस लिए जाएंगे। इसमें जो सबसे पहला प्रिकॉशन है दैट देयर विल बी नो क्वेश्चन आवर, और जो 0 आर है उसको भी रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा। हो सकता है उसको आधे घंटे के लिए कर दिया जाए या उससे भी कम कर दिया जाए। सो दीज आर सर्टेन प्रिकॉशंस दैट विल बी टेकन इन द अपकमिंग मॉनसून सेशन। अब ऑपोजिशन के जो लीडर्स हैं नेचुरली इसको क्रिटिसाइज़ करेंगे। वो कह रहे हैं कि सरकार जानबूझ के इस तरह के नियम लेकर के आ रही है क्वेश्चन आवर को हटाने का, 0 आवर को रिड्यूस करने का, ताकि ऑपोजिशन सवाल ना पूछ पाए और क्वेश्चन सरकार की अकाउंटेबिलिटी डाइल्यूट हो जाए। सरकार अपनी अकाउंटेबिलिटी को फुलफ़िल नहीं करना चाहती, इस तरह का क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। तो अब देखो, क्रिटिसिज्म भी जस्टिफाइबल है, सरकार का स्टैंड भी जस्टिफाइबल है। जब सरकार इस तरह के स्टेप्स नहीं लेती है तो अपोजिशन क्रिटिसाइज़ करता है कि आपको कोविड-19 के लिए कोई भी प्रिकॉशन नहीं ले रहे, और जब सरकार कोई प्रिकॉशनरी मेजर लेती है तो फिर भी अपोजिशन क्रिटिसाइज़ करता है। तो दिस इज़ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अपोजिशन का काम ही है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में थोड़े फ्लॉ निकालना। अभी इस एक अपोजिशन लीडर शशि थरूर, आप जानते होंगे, तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस के MP हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि क्वेश्चनिंग द गवर्नमेंट इज़ द ऑक्सीजन ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। अब आप इस स्टेटमेंट को याद कर सकते हैं और एस्से में कहीं पे भी इसको अप्रोप्रिएट तरीके से यूज कर सकते हैं। अब कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं क्वेश्चन आवर और 0 आवर से रिगार्डिंग, हमारे प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आवर दोनों ही सेशन में होता है, दोनों ही हाउसेज में होता है, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, और सारे दिनों पे जिन दिनों पे लोकसभा या राज्यसभा का सेशन बुलाया जाता है, पार्लियामेंट का सेशन होता है, उन सारे दिनों पे क्वेश्चन आवर होता है एक्सेप्ट 2 डेज़। 2 ऐसे दिन हैं जब क्वेश्चन आवर्स नहीं लिए जाते हैं लोकसभा और राज्यसभा में, और वो दिन है, एक जब प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं पार्लियामेंट को, उस दिन क्वेश्चन आवर नहीं होता। दूसरा, व्हेन द फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट्स बजट, इन 2 दिनों पे क्वेश्चन आवर पार्लियामेंट के अंदर नहीं होता है। उसके अलावा एक और आपको बात प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है कि जनरली क्वेश्चन आवर्स में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सवाल पूछते हैं टू द मिनिस्टर्स, ये जनरल प्रोसीजर है, लेकिन ये कोई फिक्स्ड प्रोसीजर नहीं है। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से भी सवाल पूछ सकता है। दिस पॉइंट यू हैव टू कीप इन माइंड। ऐसा स्टेटमेंट हो सकता है कि द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स कैन आस्क क्वेश्चंस ओनली टू द मिनिस्टर्स और द एग्जीक्यूटिव्स ड्यूरिंग क्वेश्चन आवर। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। दे आर अलाउड to ask question to the fellow member of parliament also according to the rule book of parliament। और दूसरा, एक और बात आप ध्यान रखो कि इससे पहले 2020 में कोविड-19 के कारण क्वेश्चन आवर को सस्पेंड किया जा रहा है। इससे पहले बस एक बार क्वेश्चन आवर को सस्पेंड किया गया था, दैट वाज इन 1962 ड्यूरिंग द विंटर सेशन बिकॉज ऑफ साइनो इंडिया वॉर। तो इंडिया और चाइना का वॉर चल रहा था उस टाइम में, और थोड़ी इशूज़ के कारण, थोड़े डिफ़िकल्टीज़ के कारण क्वेश्चन आवर को सस्पेंड किया गया था, क्योंकि पार्लियामेंट के सेशन को शॉर्ट रखना था। उसके अलावा 0 आवर के बारे में तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इट इज़ इंडियन पार्लियामेंट्री इनोवेशन। हमने स्टार्ट किया है इस तरह का कॉन्सेप्ट कि इनफॉर्मल तरीके से भी सवाल पूछा जाए इन 0 आवर, और इट इज़ नॉट मेंशन्ड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन और रूल बुक ऑफ द पार्लियामेंट। एंड दिस क्वेश्चन आवर स्टार्टेड ऑर्गेनिकली इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। तो 1950 का जब टाइम था, उस टाइम में धीरे धीरे क्वेश्चन आवर का कॉन्सेप्ट हमारे देश में इवॉल्व हुआ है। इस टॉपिक से रिलेटेड एक प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है, आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from international segment. It is about ban on 115 Chinese apps, 118 Chinese apps. This topic is more important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view. It can be also asked in paper 3 international relations. It can be used in international relations answer writing. So सबसे पहले न्यूज़ आर्टिकल देखते हैं। तो देखो, भारत सरकार ने फैसला लिया है कि वो 118 चाइनीज़ ऐप्स को बैन करेंगे। एक बात तो आपको पता ही है कि पहले भी इस तरह के 2 वेव्स ऑफ बैनिंग चाइनीज़ ऐप्स आ चुके हैं हमारे देश में। सबसे पहले भारत सरकार ने 59 चाइनीज़ ऐप्स को बैन किया, फिर कुछ और चाइनीज़ ऐप्स को बैन किया। तो अब मिला जुला करके मोर देन 200 चाइनीज़ ऐप्स आर बैंड इन इंडिया। इस बार जो चाइनीज़ ऐप्स को बैन किया उसमें जो इंपॉर्टेंट वाले हैं, जो ज़्यादा पॉपुलर हैं, जैसे कि PUBG या WeChat।
तो अब ज़रा देखते हैं कि कौन से ग्राउंड पे इनको बैन किया गया है, क्या जस्टिफिकेशन दिया गया है फॉर पुटिंग द बैन। तो भारत सरकार का कहना है कि ये जो चाइनीज़ कंपनीज़ हैं, ये जो चाइनीज़ ऐप हैं, दे वर फाउंड स्टीलिंग डाटा फ्रॉम द इंडियन यूजर्स, और ये डाटा चुरा करके, हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन चुरा करके फॉरेन में लोगों को, फॉरेन में एजेंसीज़ को बेच रहे थे। आपको तो पहले ही मैं बता चुका हूँ कि दिस इज़ द एज ऑफ डाटा। कई दफ़ा हम डिस्कस कर चुके हैं, डाटा से बहुत कुछ किया जा सकता है, हमारा ओवरऑल लाइक डिसलाइक को चैनलाइज किया जा सकता है, कम्युनल टेंशन लाया जा सकता है। सो इसीलिए कहते हैं कि द 21st सेंचुरी इज़ द एज ऑफ डाटा, और द डाटा इज़ द न्यू ऑयल, और डाटा इज़ द न्यू गोल्ड। तो डाटा चुराना एक बहुत बड़ी बात है, और ऐसा एलिगेशन है कि ये जो चाइनीज़ ऐप्स हैं हमारे देश से, हमारे यूजर से डाटा चुरा रहे हैं। हमारा आपका जो इंडिया के सिटीजन हैं, इनका डाटा चुराते हैं और बाहर में एनालिस्ट कंपनीज़ को बेचते हैं। और इस कारण से मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इन चाइनीज़ ऐप्स को क्यों बैन कर दिया है। उसका कहना है कि दीज एक्टिविटीज़, दी चाइनीज़ ऐप्स हैम्पर्स इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ इंडिया। ओवरऑल अगर हमारे डाटा लीक हो जाएं, हमारा बहुत सारे कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन अगर लीक हो जाए भारत सरकार की, देन इट विल हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ आवर कंट्री। उसके अलावा जब हमारे डाटा लीक होंगे, देन इट विल हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन राइट टू प्राइवेसी ऑफ इंडियन सिटीजन्स। इट विल लीड टू ब्रीच ऑफ आवर राइट टू प्राइवेसी। अब ज़रा देखते हैं कि किस तरीके से, कौन से लीगल प्रोसीजर को फॉलो करते हुए इस बैन को इम्पोज किया गया है। तो अंडर सेक्शन 69A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अब आपको इसको याद कर लो। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का सेक्शन 69A कहता है कि भारत सरकार को पावर है टू इशू डायरेक्शंस फॉर ब्लॉकिंग फॉर पब्लिक एक्सेस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन थ्रू एनी कंप्यूटर रिसोर्स। तो जो भी डिजिटल रिसोर्स हैं, IT रिसोर्स हैं, कंप्यूटर रिसोर्स हैं, उस पर किसी भी कंटेंट को ब्लॉक करने का अधिकार, पावर भारत सरकार को मिलता है फ्रॉम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 अंडर सेक्शन 69A, और उसी का इस्तेमाल करके भारत सरकार सक्सेसिवली इन चाइनीज़ ऐप्स पे बैन लगा रही है। The next article is again taken from international segment. It is about Global Innovation Index 2020, and this topic is important from our syllabus paper 3 international agencies point of view. So सबसे पहले देखते हैं कि न्यूज़ आर्टिकल है क्या। तो देखो, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 पब्लिश हो गया है और इसमें इंडिया ने वापस से इम्प्रूवमेंट रजिस्टर किया है। 4 स्पॉट्स का इम्प्रूवमेंट रजिस्टर किया इंडिया ने, और इंडिया है जंप फ्रॉम रैंक 52 टू रैंक 48 इन 2020। तो रैंक 2019 में आर रैंक वाज 52 एंड नाउ इन 2020 आर रैंक इज़ 48, रजिस्टर्ड अ ग्रोथ ऑफ और इम्प्रूवमेंट ऑफ 4 स्पॉट्स। और इसके साथ ही इंडिया पहली बार, जब से ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पब्लिश हो रहे हैं, तब से पहली बार इंडिया ने टॉप 50 में अपनी जगह बनाई है। इफ़ यू सी, देन इंडियाज़ परफॉर्मेंस हैज़ इम्प्रूव्ड सक्सेसिवली इन पास्ट 5 years. We were placed at rank 81 in 2015, and by registering successive improvement, we have now entered into top 50, and in 2020 our rank is 48. अब ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। दिस ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इज़ पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज़ वन ऑफ द 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को पब्लिश करने के लिए 81 पैरामीटर्स कंसीडर किए जाते हैं, और इसमें दुनिया की 131 कंट्रीज़ को रैंकिंग दी जाती है। और इस साल जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 है, इसमें स्विट्ज़रलैंड हैज़ बीन फाउंड द मोस्ट इनोवेटिव कंट्री, फॉलोड बाय स्वीडन एंड देन US। जो 2020 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, इसका थीम देख लेते हैं। द थीम इज़ हु विल फाइनेंस द इनोवेशन is timely given the human and global economic damage wreaked by the COVID-19 global pandemic। तो ये थीम थोड़ा लंबा है, लेकिन इसको याद कर लेना, कभी कभार थीम बेस्ड क्वेश्चंस वो पूछ लेते हैं प्रीलिम्स में। The next article is taken from national segment. It is about Mission Karma Yogi, and this topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view. Also can be utilized in writing an answer in paper 5 ethics and integrity. सबसे पहले न्यूज़ आर्टिकल समझते हैं। तो देखो, भारत सरकार ने, यूनियन कैबिनेट ने एक नया मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है मिशन कर्म योगी, द नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग। ये पूरा नाम है, लेकिन शॉर्ट में कम से कम आप मिशन कर्म योगी भी याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। इस मिशन कर्म योगी का ऑब्जेक्टिव समझते हैं। ऑब्जेक्टिव इज़ कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ सिविल सर्वेंट। जो सरकारी लोग हैं, जो गवर्नमेंट जॉब्स करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स करते हैं,
उनकी कैपेसिटी बिल्ड करनी है। इस तरह से उनकी कैपेसिटी बिल्ड करनी है कि दे शुड स्टार्ट रेस्पेक्टिंग इंडियन कल्चर, वो इंडियन कल्चर को ध्यान में रखते हुए अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करें। यह है पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा, टू मेक देम मोर क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव, इमेजिनेटिव, प्रोएक्टिव। जो चीज़ें ध्यान में आए सब लिख दो, सब याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं, इनोवेटिव, प्रोग्रेसिव, प्रोफेशनल, एनर्जेटिक, ट्रांसपेरेंट, ये सब इनको बनाना है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को। वी हैव टू मेक देम टेक्नोलॉजिकली इनेबल्ड। अभी तो आपको पता ही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज में कंप्यूटर लगाने के बावजूद भी इनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता। कई सारे लोग हैं, मतलब बेसिक एक्टिविटीज़ में भी तकलीफ़ होती है, तो उन सब चीज़ों में इनको अपग्रेड कराना है। दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ मिशन कर्मयोगी। इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा? इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है जिसका नाम है इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म। ये IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। थोड़ा सा कर्मयोगी का क्या मतलब होता है वो भी समझ लेते हैं। एथिक्स आंसर राइटिंग में या ऐसे में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, कर्मयोगी कौन होता है? जो बस निष्काम कर्म करता है, मतलब डिस्पैशनेट एक्शन, डिस्पैशनेट ड्यूटी। मतलब आप कोई काम कर रहे हैं, उसमें आप बेवजह की अपने पैशंस को इन्वॉल्व ना करें। कि जैसे इस फिगर की मदद से समझो, ये दोनों इंसान एक ही एक्टिविटी कर रहे हैं, एक्टिविटी सेम, दोनों एक पौधे को पानी डाल रहे हैं। लेकिन ये इंसान है, वो पौधे को पानी डाल रहा है और मन में ये सोच रहा है कि जब ये पौधा बड़ा होगा तो इससे फल निकलेगा, इस फल को मैं खाऊंगा, अपने फैमिली को खिलाऊंगा। सो इसको हम लोग कहते हैं सकाम कर्म, सकाम। ही इज़ डूइंग दिस एक्टिविटी विद सर्टेन पैशन। जबकि निष्काम का मतलब होता है when you do certain action without any passion or vision for your own benefit, that is known as निष्काम कर्म। और जो इंसान निष्काम कर्म करता है उसी को हम कहते हैं कर्म योगी। वो इंसान who is devoted towards his duty, duty for the sake of duty। इमैनुअल कांट का कॉन्सेप्ट है, वही इंडियन फिलोसफी में उसको हम लोग कर्म योग कहते हैं। बस ड्यूटी करनी है तो करनी है विदाउट एनी क्वेश्चन, उसको हम कहते हैं कर्म योगी। और ये मिशन कर्म योगी का ऑब्जेक्टिव ये कि जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं, जो भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं या एम्प्लॉयज़ हैं, उनको कर्म योगी बनाया जाए। मतलब उनको ड्यूटी करनी है तो करनी है बस। इसलिए करनी नहीं चाहिए उनको ड्यूटी क्योंकि अच्छे से ड्यूटी करेंगे तो उनको प्रमोशन मिलेगा, सैलरी बढ़ेगी। दैट शुड नॉट बी द ड्राइविंग फोर्स। द ड्राइविंग फोर्स शुड बी दैट वी हैव टू डू आवर ड्यूटी एंड दैट इज़ अनक्वेश्चनेबल। क्यों करना है, कैसे करना है, दैट इज़ अनक्वेश्चनेबल। यू जस्ट हैव टू फुलफिल योर ड्यूटी विथ अटमोस्ट केयर। तो उसको हम कहते हैं कर्मयोगी। और भारत सरकार अब कोशिश करेगी कि मिशन कर्मयोगी की मदद से हम अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को कर्मयोगी बनाए। इट इज़ एन एंडेवर टू री इनकारनेट द गवर्नमेंट सर्वेंट इनटू एन आइडियल कर्मयोगी टू सर्व द नेशन। ओके, तो मिशन कर्म योगी में लगभग 46 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ट्रेन किया जाएगा ओवर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। काफ़ी ज़्यादा, लगभग 500 करोड़ रुपए भी खर्च होंगे। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? मिशन कर्म योगी को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या होगा? सबसे ऊपर एक काउंसिल बनाई जाएगी जिसका नाम होगा पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल। इस काउंसिल के अंदर अलग अलग फील्ड्स के एक्सपर्ट्स होंगे, ह्यूमन रिसोर्स फील्ड्स के एक्सपर्ट होंगे, अलग अलग स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स होंगे। बट ये जो पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल है दैट विल बी हेडेड बाय और चेयरमैन इसके होंगे प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ। और वो स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन देंगे कि ये मिशन कर्मयोगी को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। उसके अलावा देयर विल बी अ स्पेशल पर्पस व्हीकल फॉर द डिजिटल एसेट्स। तो स्पेशल पर्पस व्हीकल कई दफ़ा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये समझो कि एक तरह की कंपनी होती है या एक तरह का इनिशिएटिव होता है जो लॉन्च किया जाता है फॉर ए सर्टेन ऑब्जेक्टिव। SPV, स्पेशल पर्पस व्हीकल, कैन बी क्रिएटेड इन एनी सेक्टर विद सम स्पेशल पर्पस। तो इस सेक्टर में, कर्मयोगी सेक्टर में क्या पर्पस है कि हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म चाहिए। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने के लिए हमने SPV बनाएंगे, स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाएंगे, जिसका काम होगा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च करना, उसको अच्छे से रन करना। And there will be a coordination unit that will be headed by the Union Cabinet Secretary। ये है मिशन कर्म योगी। अब इसका हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? आंसर राइटिंग में PT में आ गया तो आप सॉल्व कर ही लेंगे। अगर मेंस में कहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं? देखो, पेपर 3 में गवर्नेंस पे सवाल आ जाता है कभी कभार कि व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का मिशन 1 और 2 तो आप पढ़ ही लेना। उसके अलावा आप मिशन कर्मयोगी रिसेंट स्टेप लिख सकते हो। उसके अलावा पेपर 5 में एक टॉपिक है एथिक्स एंड इंटीग्रिटी में कि वैल्यूज़, ब्रिंगिंग द वैल्यूज़ ऑफ पब्लिक सर्विस इन सिविल सर्वेंट। सिविल सर्वेंट के अंदर पब्लिक सर्विस, लोक सेवा करने का जो फीलिंग है, वैल्यू है, वो कैसे लाया जाए, ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इससे रिलेटेड एथिक्स में सवाल आ जाता है, वहाँ पे आप मिशन कर्मयोगी का एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं। Let us see some prelims related factual information. Jammu and Kashmir official language bill 2020 has been cleared by
Prime Minister. The cabinet chaired by the Prime Minister has approved introduction in the Parliament of the Jammu and Kashmir Official Language Bill 2020. According to this, 5 languages will be now declared as official language of Jammu and Kashmir. They will be Urdu, Kashmiri, Dogri, Hindi and English. That's all from our side for today. Thanks for watching.